तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का 11th चैप्टर पढ़ेंगे जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। मैं कह रहा हूं कि इस जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने हम टॉपिक बता रहे हैं केवल आप उतना तैयार कर लेना, बहुत रहेगा, ठीक है ना। उससे बाहर आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, समय कम है, हमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला 11th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्लास 12th फिजिक्स। इससे पहले का यदि 10 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक नहीं देखे हैं, यदि आप वन शॉट सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको सभी सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएंगे, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लें, फिर आप वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। मतलब यहाँ पे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, ठीक है ना, मतलब सिंपल वे में हमें कार्यफलन का परिभाषा देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कार्यफलन का परिभाषा हमने यहाँ पे सिंपल सा ये लिखा है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन में कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सपोज डेट कोई भी धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, ये कोई सब धातु का ये क्या है, एक टुकड़ा है। तो इसमें हम जानते हैं धातु का टुकड़ा है, धातु का सतह है या टुकड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु की सतह में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही है, इतना बात पता है। तो जब कोई भी धातु का सतह है, ठीक है ना, तो इस पर कोई भी धातु का सतह है तो इस धातु की सतह से मात्र एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, उसी ऊर्जा को ही, उसी न्यूनतम ऊर्जा को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। वही बात लिखा गया है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा परिभाषा देंगे, काफी है आपके लिए। ये थोड़ा सा छोटा भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 2-2 नंबर वाले, इसको देख लेते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले भी देखेंगे। इस चैप्टर से 5 नंबर वाले भी पूछे जाते हैं। दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति में भी सिंपल सा यही बात है कि यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि ये कोई धातु का टुकड़ा है या धातु का सतह है, धातु की सतह है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही, इसमें भी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है, धातु का सतह है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी धातु का सतह है, तो यहाँ पे एक चीज आया न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन, मात्र एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, उसी को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे देहली आवृत्ति कहेंगे। और कार्यफलन हम क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। ले लिए, चलिए जी, ठीक है। क्या हुआ भैया, ठीक।
पहला हमने टॉपिक समझ लिया, 2 हमने टॉपिक अभी तक समझ लिए हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से उत्सर्जन का अर्थ समझाइए तथा इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर वाला आपका टॉपिक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है और केवल आपसे कह देगा ना कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से क्या अर्थ है, तो मात्र 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देख लेते हैं। ये मतलब मैं कह सकता हूँ लगभग बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। तो एक और बात मैं बता दूं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे या आपसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो इससे आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहले ही बात बता दिया आपको। चलिए, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना, उसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब सिंपल सी यहाँ पे बात ये है कि सपोज डेट मान लेते हैं ये एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये एक धातु का टुकड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ धातु का सतह। तो ये कोई धातु का सतह है। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित हम करा रहे हैं। इस पर हम प्रकाश किरणों को आपतित करा रहे हैं। आपतित मतलब होता है इस पर हम डाल रहे हैं, परंतु कैसे आवृत्ति हम डाल रहे हैं, तो निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को। ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है भैया। ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, प्रकाश किरणें हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश किरण को किसी धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित मतलब जानते हैं क्या होता है, उत्सर्जित मतलब होता है निकलने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इस धातु, ये जो निम्न आवृत्ति वाला प्रकाश है, इसको हम इस पर डालेंगे ना धातु की सतह पर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलने लगेंगे। तो इसी घटना को ना हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो वही बात कहा गया है। आप एक बार यहां से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे जब निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें, बात दोनों एक ही है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है कि इसके नियम हमें बताना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नियमों का उल्लेख कहा है। पहला आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक समय पश्चाता नहीं होती। इसका मतलब सिंपल से ये है ना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, मतलब जैसे ये निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम इस पर आपतित करा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। मतलब सिंपल सी बात यह है ना, जैसे ही इस प्रकाश किरणों को हम इस पर आपतित कराएंगे ना धातु की सतह पर, तो वैसे ही तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपतित कराते हैं तो कुछ देर बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये प्रकाश किरणें पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। इसीलिए कहा जा रहा है कोई समय पश्चाता नहीं होती है, मतलब रुकावट नहीं होती है, तुरंत निकलने लगते हैं।
बात आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। सिंपल सी बात है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो वो किस पर निर्भर करेगा, ये जो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब जितनी तीव्रता से ये यहाँ पे आएगा, इस पर जितना तेजी से ये धातु की सतह पर आपतित होगा ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा निकलेंगे। मतलब तेजी से यदि ये आता है तो अधिक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यदि धीरे से ये प्रकाश किरण आता है तो इसमें से धीरे से इलेक्ट्रॉन और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उत्सर्जित, मतलब निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। फिर से कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो वेग होता है कि ये किस वेग से निकलेंगे, वो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, तीव्रता पर नहीं। ठीक है। अगला हमारे याद रखेंगे, अगला आता है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे देहली होगा, देहली आवृत्ति कहते हैं। सिंपल सी बात तभी ना हमने जाना जी, देहली आवृत्ति तो वही ना कहते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश किरण को जब धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसी को तो देहली आवृत्ति भी कहते हैं। तो एक और यहाँ पे भी परिभाषा हो गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, एक दो बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। चलिए, हमने इन सभी टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये तो रिवीजन आपका चल रहा है, वन शॉट माध्यम से हम आपको करा दे रहे हैं। बट एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो अभी तक उनकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई है, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे हम तैयारी करें, अब तो समय कम है। तो मैं आपसे मात्र कहूँगा कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, तो फिजिक्स की तैयारी आपको करना है तो मात्र जो वन शॉट है, तो वन शॉट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टरों का वन शॉट पढ़ लीजिए आराम से। यदि केवल वन शॉट भी पढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ यदि आप न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दे देते हैं, न्यूमेरिकल का भी वन शॉट देख लेते हैं, मैं आराम से कह रहा हूं कि आपका 85 से 95% 100 आपको मिल जाएगा फिजिक्स में। टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं मतलब भैया जितना एक्सपीरियंस मुझे है ना, ठीक है, 2-3 साल से मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने खुद बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है ना, ठीक है, तो मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भैया इन्हीं क्वेश्चनों में से आते हैं। तो आप क्या वो वन शॉट से पढ़ाई करें, टेंशन ना लें। ठीक है। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो केमिस्ट्री में भी यदि मैं वही कहूँगा, लेकिन जो ज़्यादा कर रहा है, तो केमिस्ट्री में भी मैं मात्र यही कहूँगा कि सभी वन शॉट वीडियो आप देख लें, वन शॉट आप वीडियो देख लें, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा। 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, सभी का वन शॉट देखने के बाद 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टरों का न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, जो हमने पढ़ा दिया है। न्यूमेरिकल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे आराम से 85 से 95% आ जाएगा केमिस्ट्री में भी। और रिएक्शन है वो सब आप पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। और हिंदी की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में आपको पता है 25 डे का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा दिया है, महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो जो कैसे हम हल करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने करा दिया बहुत पहले ही, उसके बाद महत्वपूर्ण जो गद्यांश होते हैं उसको भी हमने सब करा दिया चैप्टर वाइज। कल ही आपको आज ही आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें महत्वपूर्ण जो पद्यांश होते हैं सभी चैप्टरों का एक ही वीडियो में हमने करा दिया है। फिर से आपके आते हैं जो जीवन परिचय, एक ही वीडियो में हमने सब कुछ जीवन परिचय करा दिया है। तो ये सब सीरीज हम 25 डे में कहे हुए हैं ना, उससे कम डे में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का भी लिंक मिलेगा, तो सीक्वेंस वाइज पढ़िए। हिंदी में भी आपको मैं कह रहा हूं ना कि आराम से मैं 90% आपको लाने का प्रयास में करूंगा हिंदी में, ठीक है। अगला हमारा बचा हुआ है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम चैप्टर वाइज सब कुछ करा दिए, इंपॉर्टेंट लेटर, आर्टिकल, सेंट्रल आइडिया, सब कुछ, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इंग्लिश की भी स्टडी वहां से कर सकते हैं। ग्रामर के लिए थोड़ा सा ग्रामर में ज्यादा कुछ आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना, डीप में। तो मैं मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि
आप ग्रामर पोर्शन जहाँ से भी इच्छा हो, टीचर बहुत सारे हैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से स्टडी कर लें। चलिए कोई नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन आप सुनने के लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए सुन लिया, अच्छी बात है। शायद हो सकता है आपके काम के बात हमने बात किया है, या हो सकता है आपके यूज ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना, इससे तो कोई नहीं जी, समझ लेते हैं आगे। अगला कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो देहली तरंगदैर्घ्य का सिंपल सा वही मतलब है कि कोई भी धातु का एक टुकड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये धातु का क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब क्या यहाँ पे कहा गया, जब किसी धातु की सतह से, मतलब सिंपल सी बात है, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब केवल अंतर क्या था, देहली आवृत्ति में क्या अंतर था कि उसमें हम कह रहे थे वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम मतलब कम आवृत्ति की बात कर रहे हैं, इसमें अधिकतम तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आशा करता हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या है, ठीक है ना, और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, ठीक है, या इसे कह देता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे किसे कहते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। कोई भी अति सूक्ष्म कण है, तो जब कोई भी अति सूक्ष्म जो कण होता है ना, कोई भी अति सूक्ष्म जो कण होता है, कोई भी अति सूक्ष्म जो कण होता है ना, वो अगर गति करेगा, वो अगर क्या करेगा, गति करेगा, तो गति करेगा ना, तो वो द्वैतिक प्रकृति दिखाता है, मतलब 2 प्रकार का उसमें गुण आता है। तो वो कैसा होगा, जो कोई भी अति सूक्ष्म कण यदि गति कर रहा है तो वो एक कण के भांति भी व्यवहार करता है और दूसरा तरंगों के भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए। जैसे कि अति सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, जो परमाणु हो गया, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो वो यदि गति कर रहे हैं ना, तो उनका जब हम गुण निकालेंगे गति करते समय, तो वो कण के भांति भी उनका गुण आएगा, मतलब कण के भांति भी वो व्यवहार करेंगे और तरंगों के भांति भी व्यवहार करेंगे, मतलब कण और तरंग दोनों का गुण उसमें पाया जाएगा। तो उसी को है क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। देखो वही बात लिखा है कि द्रव्य मतलब पदार्थ, तो द्रव्य के गतिमान कण मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होते हैं, आदि हमने लिख दिया, और भी होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होते हैं, तो ये सब। तो द्रव्य के गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपयुक्त अवस्था में या परिस्थितियों में तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ के गतिमान अवस्था में पदार्थ जो है ना, वो तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, परिभाषा यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसको समझ जाइएगा कि द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त अवस्था में या विभिन्न परिस्थितियों में तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, उसे उन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हमें एक और चीज ज्ञात करना है कि द्रव्य जो है ना,
अब हमें ये एक और चीज यहाँ पे ज्ञात करना है कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, या इसे हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ये बहुत दिक्कत है विजय, ऐसा क्या है, लैगिंग कर रहा है आज फर्स्ट टाइम। चलिए जी, कोई नहीं, इसको मैं देख लूंगा। देखिए अब यहाँ पे हमें जो डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि इसको हमें क्या प्रूफ करना है, एच जो होता है लेमडा इजकल टू एच बाई पी, यही हमें फॉर्मूले को प्रूफ करना है, ठीक है ना। या हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इजकल टू एच बाई एम भी, ठीक है। तो अब हमें यही है, क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का जो समीकरण है ये वो यही है। अब इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है, तो यही है व्यंजक, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें पता चल गई हमें सबसे पहले कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बात हमें याद रखना है कि प्लांक प्लांक ये सब क्या हो रहा है भैया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की जो ऊर्जा का फॉर्मूला हम एक बात जानते हैं कि E इजकल टू क्या होता है, H बाई म्यू होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं फोटोनों की ऊर्जा, ठीक है ना। मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की जो ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं E इजकल टू एच बाई म्यू होता है, जहां ये फोटोनों की ऊर्जा है, ये प्लांक नियतांक है H, और ये क्या है, म्यू आवृत्ति है, ठीक है। तो ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम जानते हैं। एक और बात हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, एक और बात कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, ठीक है, फोटोनों की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन या हम पदार्थ की ऊर्जा भी कह सकते हैं, तो उसके लिए E इजकल टू एम सी स्क्वायर, ये हम समीकरण जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार। ये तो प्लांक के अनुसार ये है, ये क्या है, हमारा आइंस्टीन के अनुसार है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो दो हमने यहाँ पे समीकरण देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब हम देखें तो ये भी E इजकल टू इतना है, ये भी E इजकल टू इतना है, तो हम देख रहे हैं ये इसके बराबर E इसके बराबर, ये दोनों E है ना, तो इसका मतलब H जो H म्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, mc स्क्वायर के बराबर। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, H जो म्यू होगा वो mc स्क्वायर के क्या हो जाएगा, H जो म्यू होगा वो mc स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से m का केवल मान निकालें, तो m का मान निकालें तो ये इधर c स्क्वायर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h म्यू, ये म्यू है याद रखेंगे, h म्यू और c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये सबसे पहले एक फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। तो इतना हम जान गए।
ठीक है जी। उसके बाद एक और बात हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, ये चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, आगे आगे हम करते हैं। अच्छा ये इधर सी स्क्वायर क्या है, देखिए अब इतना हमें मिल गया ना, तो एक और बात हम जानते हैं, वो हम क्या जानते हैं कि जो क्या होता है हमारा कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है, यहाँ पे m द्रव्यमान ही है। अच्छा एक और बात हम चूंकि जानते हैं कि संवेग बराबर होता है, संवेग को हम p से दर्शाते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से m इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू पी बाई भी हो जाएगा। तो m इक्वल टू यदि p बाई भी होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा घुमाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, ज़्यादा हम घुमाएंगे नहीं, चलिए आपको, ओहो ज़्यादा हम घुमाएंगे नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, इतना क्यों घूमना हमें, ठीक है, यहीं से हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक और बात हम जानते हैं कि जो आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, आवृत्ति इक्वल टू एक बात हम जानते हैं कि जो म्यू आवृत्ति इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा होता है, सी बाई लेमडा होता है, ये एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, चूंकि हम ये जानते हैं कि आवृत्ति इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें मान रखते हैं तो समझिएगा ये एच है, जो म्यू की जगह पर सी बाई लेमडा रख देते हैं, सी बाई लेमडा रख दिए, इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, एम और सी स्क्वायर है, ठीक है ना, ये गुणा में ही ना कुछ है तो, ठीक है। तो ये मान हमने केवल म्यू के जगह पर इतना हमने रख दिया है। अब देखिए ये एक सी से समझिएगा, इस एक सी से, चलिए कोई नहीं ये काम नहीं कर रहा है, एक सी से यहाँ पे एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर अब क्या बचा, इधर तो केवल बचा h बाई लेमडा और इधर क्या बचा एम सी बचा, ठीक है, इधर तो एम सी बचा, इधर एम लेमडा बच गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम केवल लेमडा का अगर मान हम निकालते हैं, ठीक है ना, अगर हम केवल यहाँ से लेमडा का मान निकालें तो कैसे निकलेगा जी, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इधर भेजते हैं, तो ये h बराबर क्या हो जाएगा h बराबर m, ठीक है, h बराबर एम सी इंटू लेमडा हो जाएगा, एच सी इंटू लेमडा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो गुणा कराएगा तो लेमडा हो गया, अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो जो लेमडा का मान निकला ना वो h बाई एम सी निकल गया, ठीक है। अब चूंकि एक और बात हम जानते हैं, अब वो क्या जानते हैं यहाँ पे विशेषकर समझने वाला है कि यहाँ पर देखिए ये लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, ये क्या है जी, ये प्लांक नियतांक है h, m क्या है कोई भी किसी का कण का द्रव्यमान है, c क्या है प्रकाश का क्या है वेग है, तो प्रकाश का वेग यहाँ पे c है, परंतु हम तो यहाँ पे कण की बात कर रहे हैं ना, तो कण का वेग को हम v से दर्शाते हैं, तो इसीलिए चूंकि जो यहाँ पे c है ना, तो c को हमने उसको v मान लिया, ठीक है ना, मतलब c जो प्रकाश की चाल है उसे कण का हमने, प्रकाश का वेग है ना c, तो उसको हमने कण का वेग मान लिया, और कण के वेग को v से दर्शाते हैं तो v लिख दिया, इसका मतलब c है वो v के बराबर है, यदि c v के बराबर हो जाएगा तो c की जगह पर v लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू h बाई एम भी लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, देखिए लेमडा इक्वल टू h बाई एम इंटू भी, लेमडा इक्वल टू h बाई एम इंटू भी हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। या तो आप यहीं पर छोड़ दें, ठीक है ना, या एक और बात हम जानते हैं कि संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है ना, तो mv की जगह पर p भी तो लिख सकते हैं, तो इस mv की जगह पर p हम लिखना चाहें तो लेमडा इक्वल टू h बाई हम क्या लिख सकते हैं h बाई p भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा दूसरा भी जो है ये भी प्रूफ हो गया।
तो ये हमारा यहाँ तक आप कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक एक पॉइंट्स को आप समझेंगे ना सब आ जाएगा आपको। चलिए जी, एक और काम कर लेंगे, एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले ये परिभाषा लिखने के बाद ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद ये हेडिंग डालकर सीक्वेंस वाइज जैसे हमने लिखा है इतना लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर वाला टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा जो आता है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो यही है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए। मतलब आइंस्टीन का एक समीकरण है, अब वो कैसा समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इसी को हम ऐसे भी कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिखेंगे आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, मतलब आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके संबंध में, जिन्होंने प्रकाश लाइट के संबंध में एक क्या दिया है, सिद्धांत दिया है, और उसी सिद्धांत को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके समीकरण में दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। दूसरी बात, यह समीकरण प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ठीक है ना, तो ये दो बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ इतनी बात याद रखेंगे। यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, उसकी व्याख्या करता है, उसको बताता है, और यह समीकरण है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले ही बात, अभी हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे। इतना लिखने के बाद अब इस समीकरण में इस आइंस्टीन ने हमें क्या बात बताया इस समीकरण के अनुसार, उसको हम देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने हमें सबसे पहली बात दो बातें यहाँ पे बताई हैं जिसको हम सबसे पहले जानेंगे जी। आइंस्टीन ने हमें दो बातें बताई हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया हमें कि क्या बताया, प्रकाश फोटोनों के रूप में गति करता है। मतलब इन्होंने ये बताया ना कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, जो प्रकाश होता है वो किस तरीके से गति करता है, फोटोन के रूप में गति करता है, फोटोनों के रूप में गति करता है, फोटोन के रूप में गति करता है। ठीक है। और दूसरी बात बताया, जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो निम्न दो कार्य होते हैं। मतलब जब क्या होता है, जब कोई भी, इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो होता है फोटोनों के रूप में गति करते हैं। और दूसरी बात, जब ये जो प्रकाश फोटोन है, जब ये प्रकाश फोटोन है किसी भी धातु की सतह पर आपतित होंगे ना, किसी भी धातु की सतह पर आपतित होंगे, तो धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी धातु का सतह है और उस पर प्रकाश फोटोन आपतित होंगे, इस प्रकार आपतित होंगे, तो इस धातु की सतह पर निम्न दो कार्य होंगे। ठीक है ना। जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो निम्न दो कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो हमने उस टाइम से यही नहीं पढ़ रहे हैं जी कि कोई भी धातु का सतह है उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो पहला तो ये कार्य होता है। दूसरा ये कार्य होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, जिससे ये क्या करेंगे, गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो दूसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है। तो निम्न दो कार्य होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कार्य होता है, निकालने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो आशा करता हूँ सबसे पहली बात इतना लिख देंगे ना। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश जो होता है फोटोनों के रूप में गति करता है।
दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, निम्न दो कार्य होते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जब कोई भी, ठीक है ना, यहां से मैं इसको इरेज करते रहा हूं, ठीक है। ठीक है, देखिए कोई भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसी को तो हम कार्यफलन कहते हैं। ये तो बात आप बेसिक है कि इतना बात जानते होंगे कि जब कोई भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसे हम कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन फाई का एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखेंगे, h/μ0। ठीक है ना, ये आप फॉर्मूला याद रख लेंगे। ओहो, सब बहुत दिक्कत है। चलिए जी, इतना बात आप समझ गए कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन फाई इक्वल टू h/μ0 हो गया, जहां h प्लांक है, प्लांक नियतांक है, अब μ0 क्या है, देहली आवृत्ति है। ठीक है ना। और दूसरी बात जो होता है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है, तो गतिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ½mv²। जो ½mv² होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो दूसरा हमें यहां से एक ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके ऐसे लिख दे रहा हूं। ओहो, ठीक है जी। तो आपको यहां से दो मिल गए, एक समीकरण फर्स्ट, दूसरा समीकरण सेकेंड। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो वहां से ये फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा मिली, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू ½mv² होता है, और जो ½ mv² है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहां से फोटोनों की कुल ऊर्जा अगर हम कहें तो एक और बात हम जानते हैं, चूंकि फोटोन की कुल ऊर्जा, तो फोटोनों की जो कुल ऊर्जा होती है E इक्वल टू, वो क्या होता है, 5 + k होता है। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, 5 + k होता है फोटोनों की कुल ऊर्जा। फोटोनों की कुल ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, तो इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। अब एक और बात हम जानते हैं, 4 समीकरण लेंगे, एक तो ये, एक तो 2, ये 3 हो गया। और एक और बात हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा, एक और बात हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा अभी हमने यहाँ पे बात किया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, इसी में हमने बात किया था। देखिए यहाँ पे हमने बात किया था ना डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा इक्वल टू E इक्वल टू h/μ होता है, h/μ होता है। तो वही बात हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा E इक्वल टू h/μ होता है। ठीक है, जहाँ h प्लांक नियतांक है और ये म्यू क्या है, म्यू है आवृत्ति, ओनली क्या है, आवृत्ति है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमें 4 समीकरण मिल गया, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फोर्थ हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, फोटोनों की कुल ऊर्जा ज्ञात करने हैं, E का मान। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण फर्स्ट
देखिए समीकरण फर्स्ट में फाई का मान, तो फाई की जगह पर ये फाई जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पर ये हम समीकरण फर्स्ट का मान रख देंगे। फिर से यहाँ पे के है ना, तो के का काइनेटिक एनर्जी का मान ये समीकरण 2 से हम यहाँ पे रख देंगे। और जो ई का मान है, तो फोटोनों की ऊर्जा ई का मान h/μ है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। और जो मिलेगी वहीं से हम फोटोनों की ऊर्जा निकालेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम ये लिखेंगे हम ये कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब रखकर हम देख लेते हैं जी क्या मिलता है। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से E = 5 + k होता है, तो ये हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब इस पर अगर हम मान रखते हैं, इस पर वैल्यू हम रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है जी। तो देखिए E के जगह पर h/μ रखेंगे, तो E के जगह पर h/μ हमने रख दिया। अब फाई के जगह पर h/μ0 हम रख देंगे, h/μ0, ठीक है ना। अच्छा म्यू है यहाँ पे μ0, तो म्यू आवृत्ति है ओनली, और μ0 देहली आवृत्ति है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। के क्या है, तो के के जगह पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से ½ mv², तो यहाँ पे लिख देंगे ½ mv² हमने रख दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से ये करते हैं, ये h/μ0 है ना, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर। तो यहाँ से एक और हमें यहाँ से मिल गया ½ mv² = h/μ तो यहाँ पे था ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, h ये म्यू है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, h/μ0 हो जाएगा, ठीक है। तो h/μ0 यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिला ना, यही हमारा हो जाएगा, क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी बुक में ये दिया है, यही हमारा प्रूफ्ड हो जाएगा। किसी बुक में यहाँ तक आपको प्रूफ दे दिया है, या किसी बुक में हम जानते हैं ½ mv² को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं ना। तो किसी बुक में ये भी दे दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पे लिख दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = h/μ - h/μ0, ठीक है ना। तो ये हमें दे दिया है, तो दोनों हमारा प्रूफ है, ठीक है। या तो आप यहाँ तक लिख दे तब भी है, यहाँ तक लिख दे तब भी है। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर भी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 नंबर है, ये अब हमारा कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का है, तो सबसे पहले बैक आएंगे, सबसे पहले ये इतना चीजें लिखने के पश्चात फिर से लिखेंगे इसके नीचे ही कि आइंस्टीन के अनुसार। तो वही बात हमने यहाँ पे दूसरे पेज में लिखा है, आइंस्टीन के अनुसार। फिर से ये लिखने के बाद सिंपल सा ये सब कुछ लिखने के बाद ऐसे ही लिख देंगे, आपको 100% फुल नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इसमें जितने भी हमने टॉपिक बताया है वो सब आपको समझ में आए होंगे। देखिए आप इस चैप्टर से इतना तैयार कर लेते हैं ना, बहुत रहेगा। दूसरा है कि इसमें न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए हम वीडियो ला रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे जी, करा भी रहे हैं। तो आप न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान देंगे, ठीक है ना। इतना अगर इस टॉपिक से अगर तैयार कर लेते हैं, बहुत रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स 1 शॉट का लिंक है, आप जाइए वहाँ से आप क्लिक करके अपनी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। इतना बहुत है दोस्त, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।